साथियों, आज हम बात करेंगे आर्बिट्रेशन के बारे में। अगर आपका भगवान ना करे 2-4 ईएमआई डिफॉल्ट हो गई हैं, कोई पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है या क्रेडिट कार्ड का लोन है, तो आपके पास सोल आर्बिट्रेटर का नोटिस आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आपके पास जरूर आएगा। ये पूरा लिखा आएगा आपके पास, आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, 1996 में ये एक्ट बना। अब ये आर्बिट्रेटर नाम का क्या चीज है, ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया क्या है, इसको समझेंगे। सबसे पहले, जब भी आप कोई लोन लेते हैं, पर्सनल लोन, बिजनेस लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड का, या स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार, जीप, ट्रक, बस, मकान, दुकान, जमीन जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, या अन्य किसी भी तरह का कोई भी लोन लेते हैं, ओडी लिमिट लेते हैं, सीसी लिमिट करवाते हैं, लैप लेते हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, होम लोन लेते हैं, या अन्य किसी तरह का कोई भी लोन आप लेते हैं, तो जब आप लोन लेते हैं तो आप एक इनका एग्रीमेंट लेटर होता है, एक लेटर होता है जिसपे एग्रीमेंट होता है आपके और बैंक के बीच, जिसपे आपके साइन करवाते हैं। अगर ऑनलाइन आपने लोन लिया है तो ऑनलाइन आपने अप्रूवल दे दिया उसकी एग्रीमेंट की, वो भी यही माना जाएगा कि आपने उस पर साइन कर दिया है। अब उसके अंदर 50 तरह की टर्म कंडीशन लिखी रहती हैं उस एग्रीमेंट के अंदर, जो कि कोई उसको पढ़ता नहीं है। अगर पढ़ भी लेगा तो कोई वो लोन लेगा ही नहीं, क्योंकि वो जो 50 तरह की टर्म कंडीशन है वो सारी बैंक एनबीएफसी कंपनी की फेवर की है, आपकी साइड की कोई बात ही नहीं लिख रही उसमें। अब उसमें एक क्लोज होता है आर्बिट्रेटर का। आर्बिट्रेटर को अगर सामान्य बोलचाल की भाषा में बताएं, मध्यस्थ, मीडिएटर, बचोला। तो जब आप कोई लोन लेते हैं तो उसमें क्लोज होता है, भाई फ्यूचर में कभी भी किसी भी कारण से अगर आपने ईएमआई टाइमली नहीं दी, टाइम से नहीं दी, तो उस बैंक की एनबीएफसी कंपनी जिससे आपने लोन लिया उसके पास ये राइट्स हैं, ये अधिकार हैं कि वो एक मध्यस्थ नियुक्त किया जाएगा, आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाएगा। जो आर्बिट्रेटर डिसीजन देगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा, जिसको कानून की भाषा में अवॉर्ड बोलते हैं। अब सवाल ये आता है कि जो आर्बिट्रेटर नियुक्त किया जाता है, ज्यादातर देखने में ये आता है कि अगर आपने हरियाणा से लोन लिया है तो आपके ऊपर मुंबई में आर्बिट्रेशन किया जाएगा, मुंबई से लिया है तो गुजरात में कर देंगे, गुजरात से लिया है तो दिल्ली में कर देंगे। मतलब अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को करेंगे। क्या कारण है भाई, ये आप जाए ना वहां। ज्यादातर आर्बिट्रेटर बैंक एनबीएफसी कंपनी किसको नियुक्त करता है, या तो किसी सीनियर एडवोकेट को नियुक्त करता है, या कोई गजटेड ऑफिसर हो जो रिटायर हो उसको नियुक्त करता है, या कोई जज साहब रिटायर हो चुके हो उनको नियुक्त करता है। ज्यादातर कोशिश बैंक एनबीएफसी कंपनी की यही रहती है कि किसी रिटायर जज को नियुक्त कर दिया जाए। फिर ये क्या करते हैं, जब आपके पास नोटिस भेजते हैं, उस जज साहब का नाम रिटायर छोटा छोटा लिख देंगे, आगे बड़ा बड़ा नाम लिख देंगे और आगे जज लिख देंगे, ताकि आम आदमी साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाए, मनोवैज्ञानिक दबाव में आ जाए। या कोई सीनियर एडवोकेट भी इन्होंने हायर किया है, लगाया अपने पास, आर्बिट्रेटर नियुक्त किया है। सबसे पहले तो आपको अपने राइट्स जानना है। भाई आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996, ये जो 1996 में कानून बना, ये आपके राइट्स को खत्म नहीं कर रहा है। अगर ये अदर स्टेट में आपकी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया के लिए नोटिस भेज रहे हैं, आप एक सिंपल नोटिस इशू करो, खुद से लिख के भेज दो, क्योंकि जब ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ऐसे डायरेक्ट स्टार्ट नहीं होती। वो आर्बिट्रेटर जो इन्होंने नियुक्त किया है, वो आर्बिट्रेटर आपके पास नोटिस भेजेगा कि भाई ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, ये आपकी तारीख लगी है। नियम क्या है कि वो दोनों पक्षों की बात सुनेगा, बैंक की भी और आपकी भी। वो एक किस्म का जज की भूमिका निभाएगा, हालांकि वो जज नहीं है वो आदमी। हमारे देश में किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। आपने सुना होगा सिविल कोर्ट के जज हैं, सेशन कोर्ट के जज हैं, सेशन जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, लेकिन किसी भी जज का नाम आर्बिट्रेटर नहीं है। बेसिक बात समझ लें। तो वो जो वकील साहब इन्होंने अपॉइंट किए हैं या रिटायर जज साहब किए हैं, जब वो रिटायर हो गए तो जज की पावर खत्म होगी।
अगर कोई गजटेड ऑफिसर भी रिटायर होने के बाद उसके पास भी पावर खत्म होगी, वो अपने चैम्बर में ही, अपने ऑफिस में ही जज की भूमिका निभाते हैं। मतलब जज की तरह उनके वहां तारीख लगती है, वो दोनों पक्षों की बात सुनेंगे, बैंक की भी और आपकी भी। जो भी आपका कारण है, जिस भी जेन्युइन कारण से आपकी ईएमआई डिफॉल्ट हुई, आप बता सकते हैं, और सारे दस्तावेज देखेंगे जो भी होंगे। उसके बाद एक वो डिसीजन देंगे, जो कि आज तक वो डिसीजन मैंने कभी भी ग्राहक के, उपभोक्ता के पक्ष में आते हुए नहीं देखा। क्लाइंट के कारण भी है, भाई आपने पैसा ले रखा, आप पैसा नहीं दे रहे। और दूसरा और सबसे बड़ा कारण, भाई वो जो आर्बिट्रेटर है वो तो बैंक ने नियुक्त कर रखा है। अब सबसे पहले आपके क्या राइट्स हैं, ये अदर स्टेट में कर रहे हैं, आप एक नोटिस उसी आर्बिट्रेटर के पास भेज दो और एक बैंक के पास भेज दो कि भाई आर्बिट्रेशन की जो प्रक्रिया वो आप मेरे होम टाउन में करो जहां से मैंने लोन लिया था। ऐसे आपके पास कोई राइट्स, कोई अधिकार नहीं है कि मेरी आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को 2000 या 3000 किलोमीटर दूर मेरे घर से करोगे, जानबूझ के, ताकि आप परेशान हो जाए और रास हो जाए। आप उसको मेरी होम टाउन में करो, जो कि ये कभी करते नहीं है। उसके बाद भगवान ना करे अगर आपके होम टाउन में कर भी दिया, तो आर्बिट्रेटर ये नियुक्त कर रहे हैं, ऐसे कोई राइट्स नहीं है इनके पास कि ये ही आर्बिट्रेटर नियुक्त करेंगे। आप फिर एक नोटिस इशू करो कि भाई आप जो ये आर्बिट्रेटर नियुक्त कर रहे हैं, मैं इसको नहीं मानता, मैं एक आर्बिट्रेटर दूंगा, किसी आदमी को मैं अपॉइंट करूंगा, मैं कहूंगा भाई ये आर्बिट्रेटर है, और ये जो डिसीजन देगा, आप बैंक है या एनबीएफसी कंपनी, आपका पक्ष भी सुनेगा, मेरा पक्ष भी सुनेगा। जो ये डिसीजन देगा वो दोनों पक्षों को मान्य होगा। अब उसको बैंक एनबीएफसी कंपनी नहीं मानेगी, वो कहेगी भाई ये तो आपके पक्ष में देगा, तो कह दो भाई साहब फिर वो आपके पक्ष में देगा, मैं कैसे मानूं फिर आपकी। तो जब यहां तक बात आ जाएगी, तो फिर कानून क्या है, नियम क्या है, फिर उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी को वो केस लेके हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट से डायरेक्शन लेके आनी पड़ेगी। मतलब हाई कोर्ट एक आदमी को, ना तो वो बैंक का आदमी होगा और ना आपका आदमी होगा, किसी थर्ड पर्सन को नियुक्त करेंगे, अपॉइंट करेंगे कि भाई ये आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया करेगा। अब उस प्रक्रिया में सालों लग जाते हैं, सालों इनके पास है नहीं। दिक्कत कहां है कि आम आदमी को अपने राइट्स नहीं पता, वो तो आर्बिट्रेटर को ही जज समझ रहा है और साइकोलॉजिकल प्रेशर में आता जा रहा है। भाई किसी वकील से मिल रहा है, वो वकील सोचा चली आ रही हो फीस दे देगा, कह दे भाई इसमें तो एडवोकेट करना जरूरी है। अरे इसमें कोई जरूरत नहीं है यार एडवोकेट की, आर्बिट्रेटर का नोटिस दिया, आप उसको खुद से वाइट कर लो। आपके लोन में, आपके केस में आपसे बड़ा जज कौन है, वकील कौन है दुनिया के अंदर? भाई आप सबसे बड़ा वकील करोगे सारे देश का, सारी बात बताओगे, उसको 90% याद रहेगी यार, 10% उसको नहीं याद रहेगी। वो 50 केस देख रहे एक दिन में, आपको अपनी बात 100% याद रहेगी, तो आप अपना खुद से केस लड़ सकते हैं। इस तरीके से आप अपना आर्बिट्रेशन से बचाव कर सकते हैं। और अगर इन्होंने गैर कानूनी तरीके से अवार्ड पास भी कर दिया, भाई आपको नोटिस दिया, आप इनको नोटिस दे रहे हैं मेरी डिस्ट्रिक्ट में करें, मेरे होम टाउन में करें, कर ही नहीं रहे, खुद से ही पॉइंट कर रहे हैं, तो आप इनके खिलाफ सिविल कोर्ट में जाकर स्टे ले सकते हैं। इसी तरह की या किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या आपको या आपके किसी भी यार प्यारे रिश्तेदार को आ रही है लोन से रिलेटेड, तो यूट्यूब के सर्च के ऑप्शन में जाके वो प्रॉब्लम लिखें, आगे जैसे डिसेंट एडवाइस लिखेंगे तुरंत प्रभाव से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अगर आप मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे डिसेंट एडवाइस के नाम से, जिस पे मैं 2000 से भी ज्यादा वीडियो डाल चुका हूं लोन से रिलेटेड। आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है लोन से रिलेटेड, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जिसका समाधान अमरदीप कादियान ने नहीं बता रखा हो, जिसका सॉल्यूशन मैंने वीडियो बना के ना दे रखा हो। आपको सर्च के ऑप्शन में जाना है। सिर्फ 2 तरह के नोटिस को कभी भी अवॉइड ना करें। एक 138 जिसको सामान्य बोलचाल की भाषा में चेक बाउंस कहते हैं, अगर आप उसको इग्नोर करेंगे, हल्के में लेंगे, तो आपका पहले बेलेबल वारंट इशू होगा, फिर नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा, फिर भी आप नहीं जा रहे तो आपको पीओ घोषित कर दिया जाएगा, कोर्ट के द्वारा आपको भगोड़ा घोषित कर दिया जाएगा। तब जरूर जेल का प्रावधान है। जिस स्टेट में, अदर स्टेट में हमेशा ये चेक बाउंस करते हैं, उसी स्टेट की जेल में आपको जाना पड़ेगा।
कम से कम 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जाना पड़ेगा, कम से कम 14 दिन के लिए जेल में जाना पड़ेगा। और ऐसे भी बहुत से आदमी हैं जो 1-1, 2-2 महीनों का जेल में ही पड़े हैं, जमानत ही नहीं हो रही है, क्योंकि वो पीओ हो चुके हैं, भगोड़ा घोषित हो चुके हैं कोर्ट में। भाई 2 लोन डिफॉल्ट हो गए, 5 हो गए या 25 हो गए, 25 लोन भी डिफॉल्ट हो गए, सबकी 5-5 EMI भी डिफॉल्ट होगी, तो भी यह क्राइम में कंसिडर नहीं हो रहा है। लेकिन अगर कोर्ट की हम मानना करेंगे तो यह क्राइम में कंसिडर होगा, तो अपराध की श्रेणी में आ जाएगा ये। आप इसको कभी हल्के में ना लें, ये बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाती है, बाय एंड जमानत हो जाती है। डरे घबराए नहीं, सारे देश में एक ही कानून है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, गोवा से लेकर गुजरात तक। बेलेबल ऑफेंस है तो तुरंत जमानत हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या इसके अलावा कोई भी नोटिस आ रहा है, इसको कभी भी हल्के में ना लें, कभी भी इसको इग्नोर ना करें। अगर आप इसको सरफेसी एक्ट को नोटिस को इग्नोर कर रहे हैं तो आप अपनी मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, उससे आप हाथ धो बैठेंगे, उसकी एक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है तो आप लीगल एडवाइस लेके अपनी प्रॉपर्टी को तुरंत प्रभाव से एक्शन होने से बचा सकते हैं। अगर आपकी 3 या 4-5 EMI डिफॉल्ट हो गए हैं तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट कर दिया होगा, लागू कर दिया होगा, क्योंकि 3 महीने के बाद आपके लोन को NPA में डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में। अगर आपकी 2 EMI डिफॉल्ट हुई हैं तो 3 के बाद सरफेसी एक्ट लागू कर देंगे। अगर आज तक पूरी EMI आपकी है, आपको ऐसा लग रहा है फाइनेंशियल डाउन हो गया, फ्यूचर में मैं नहीं दे पाऊंगा, तो आपकी जैसे ही 3 EMI डिफॉल्ट होंगी, तुरंत प्रभाव से आपके पास सरफेसी एक्ट का नोटिस आ जाएगा। तो जैसे ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन आ चुकी है या आने वाली है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइस ले। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आपके पास KCC का लोन है, खेती किसानी से संबंधित कोई लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता। 20% से कम पैसे रह गए हैं तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू नहीं होता। 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ DRT में जा सकते हैं। DRT भी कोर्ट का नाम है। उसमें यह बात ध्यान रखनी है कि 20 लाख से ऊपर का कोर्ट DRT कोर्ट में केस जाता है, 20 लाख से नीचे का अगर केस है तो वो DRT में नहीं जाता है। अगर ऐसा कोई भी आपके पास नोटिस आ रहा है तो तुरंत प्रभाव से एडवाइस लें। अगर आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ना चाहते हैं या पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का, 5 का, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर के कितने करोड़ का आपका लोन है, आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आ रहा है, 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलिडेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आ रहा है, या अन्य किसी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आ रहा है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, या टेलीफोनिकली भी एडवाइस ले सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने का क्या प्रोसेस है, आपकी स्क्रीन पे कमेंट बॉक्स के अंदर एक नंबर आया हुआ है 9306347314। इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप कॉल करेंगे, कोई रिप्लाई नहीं आएगा। व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे साथ टेलीफोनिकली जुड़ सकते हैं या पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं। यह नंबर मेरी टीम के पास होता है। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।